डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया, कैसे उसकी आइटम्स होते हैं, क्या क्या किस तरह से करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। उस समय मैंने एक बात आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा सामने में रहता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मिला के वो इक्वल रहता है, क्योंकि वो एक प्रकार की बैलेंस शीट होती है। और कोई भी बैलेंस शीट हो, कोई भी अकाउंट हो, उसमें डेबिट क्रेडिट एंट्रीज मैच कर जाती हैं डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। लेकिन अकाउंटिंग सेंस में तो ये इक्विलिब्रियम रहता है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है भुगतान असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। तो ये जो असंतुलन है, असाम्य है, ये रह सकता है इकोनॉमिक सेंस में, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी देश का व्यापार में घाटा हो सकता है, किसी देश का भुगतान संतुलन असंतुलित हो सकता है, उसके फेवर में हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है, पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बार बैलेंस ही करे। तो अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा बैलेंस करेगा, क्योंकि एक प्रकार का अकाउंट है। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में, सही में, यानी कि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वो बैलेंस करना ज़रूरी नहीं। इसका कारण होता है दो चीज़ें, एक ऑटोनॉमस उसमें आइटम्स होते हैं, एक अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। स्वायत्त मदें होती हैं और अनुग्रही मदें होती हैं। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ऑटोनॉमस आइटम्स वो होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव्स या लाभार्जन के लिए किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स हो गए, इंपोर्ट्स हो गए। इनको अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है। और जो डेफिसिट सरप्लस है, इनकी वजह से होता है। अकोमोडेटिंग वो होते हैं जो कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनको बिलो ऑफ लाइन कहा जाता है। इनकी वजह से हमेशा बैलेंस बना रहता है। तो डेफिसिट या अनफेवरेबल तब होता है जब ऑटोनॉमस आइटम्स जो हैं डेबिट आइटम्स, वो क्रेडिट आइटम से ज़्यादा हो जाएं। अब इसका जो उलट होगा, यानी कि ऑटोनॉमस क्रेडिट आइटम्स ज़्यादा हो जाएंगे डेबिट से, तब जो इक्विलिब्रियम है फेवर में चला जाएगा, यानी कि फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो डिटरमाइन होते हैं नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स, यानी कि ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से, यानी कि उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनकी कमी को दूर करने के लिए जो किए जाते हैं, उन्हें अकोमोडेटिंग आइटम्स कहा जाता है। तो अनुग्रही या प्रेरित मदें हैं जिन्हें हम कह रहे हैं, वो सौदे होते हैं जो लाभार्जन के उद्देश्य से नहीं किए जाते, परिस्थितियों की बाध्यता के कारण किए जाते हैं, यानी कि कंडीशंस के किए जाते हैं। यानी कि जो अकोमोडेटिंग एंट्रीज़ हैं वो ऑटोनोमस एंट्रीज़ की परिस्थितियां जो बनती हैं, उसमें जो कमी बेशी रह जाती है, उसको एडजस्ट करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि नॉर्मल बिजनेस का ये पार्ट नहीं होते, यानी कि व्यापारिक व्यवहारों के अंग नहीं होते ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि उनको एडजस्ट किया जा सके। अनुमक जो मदें हैं वो भुगतान संतुलन में साम्यावस्था स्थापित करने के लिए की जाती है। इसमें कोई अनुदान हो सकता है, ग्रांट हो सकता है, बोरोइंग हो सकती है। तो पहले क्या ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि अपने बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, या जो देश के व्यापार वगैरह होता है उसके लिए होती हैं। अब उसमें जो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ और एंट्रीज होती हैं, कुछ और बोरोइंग वगैरह होती है, उनको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। तो आप ये इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो, जो हम सही में कमा रहे हैं एक्सपोर्ट से, जो सही में हम अर्जन कर रहे हैं, विजिबल्स बेच रहे हैं, सर्विसेज हैं, या हमें ट्रांसफ़र्स आ रहे हैं, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, हमारे लोग बाहर काम करके भेजते हैं, यानी बेसिकली करंट साइड जो करंट अकाउंट होता है वो, या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफडीआई वगैरह हैं, वो सब बताती हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है कि नहीं। और जब उधार से या बोरोइंग से या ग्रांट से, आईएमएफ से ले ला के हम उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं या गोल्ड की मूवमेंट से पे करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है। तो बेसिकली कई आइटम्स ऐसे होते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो ऑटोनोमस होते हैं, जो गवर्नमेंट जिनको अचानक से अफेक्ट नहीं कर पाती। बेसिकली वो बिज़नेस आइटम्स कह सकते हो आप, या काम के सिलसिले में होते हैं, वो सब आते हैं ऑटोनोमस में, यानी कि स्वायत्त अपने आप होती हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है। और बाकी उनको एडजस्टमेंट के लिए जो की जाती हैं, बाद में एंट्रीज की जाती हैं, वो सब यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए जो जुगाड़ लगाते हैं, वो होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वो जो असली बिज़नेस है, असली जो सिस्टम है, वो बैलेंस में रहना चाहिए। अगर हमारा मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो गए और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान चल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चल रहा है। भले ही वो बैलेंस शीट में सही दिखे, लेकिन रियलिटी में सही नहीं होता। इसे ये कहते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा घाटा चल रहा है या हमारा भुगतान असंतुलन चल रहा है। तो ये आपने समझ लिया। अब ये किस प्रकार का होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें तीन तरह की चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और सेकुलर।
जो स्ट्रक्चरल है उसमें जो संरचनात्मक चेंजेस आते हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे कि पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। जैसे जूट हम बनाते थे, उसमें अगर मांग उसकी कम हो जाए तो उस पर जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किसी और चीज़ का उत्पादन करना पड़ता है, तो उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं। पैटर्न ऑफ ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यानी कि व्यापार की शर्तों में परिवर्तन आता है। जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आर्थिक उनमें बदलाव आते हैं, राजनीतिक बदलाव आते हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं इकोनॉमी में, इंस्टीट्यूशंस हैं इकोनॉमी की, बैंक्स वगैरह हैं, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो मांग में जो परिवर्तन आता है, इस पर जो संरचना है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम में आते हैं। अब साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम वो होते हैं जो ट्रेड साइकिल्स की वजह से आते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेशन है, बूम है। जब ज़्यादा तरक्की करने लगती है एक इकनॉमी, जब उसमें महंगाई बढ़ने लगती है या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया होता है, पैसे ज़्यादा आते हैं, तब बहुत ज़्यादा गुड्स की इंपोर्ट करने लग जाते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तब अपने वस्तुओं की जगह विदेशी वस्तुएं मांगने लगते हैं, या ज़्यादा विकास हो रहा होता है तब भी बाहर से चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो बूम के पीरियड में क्या है, तब डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। इस फिर आता है सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम। ये होता है लंबे समय के लिए, जिसको चिरकालीन भी बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जब अर्थव्यवस्था विकास की ओर होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का प्रतीक होता है, उसके समय ये होता है। यानी कि पुरानी पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, जब वो विकास तेज़ी से करेगी तो बहुत ज़्यादा उसको मशीनरी की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से बहुत ज़्यादा सामान वो बाहर से मंगवाते हैं। इसके अंदर पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है, पॉपुलेशन में भी बहुत बदलाव आता है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट होता है, यानी कि बाज़ार का विस्तार होता है। तो इसमें क्या है, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था से या डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा विदेशियों पे निर्भर रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सामान मंगाते हैं, टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, और अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ का, उसको टाइम लगता है सेटअप होने में। तो ये लंबे समय के लिए होता है, धीरे धीरे बनता रहता है, धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे हमारा डिस्प्यूट आने लग जाता है। तो इस प्रकार से इसको सेकुलर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल और सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम होता है। कभी कहते हैं हम टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम, वो होता है टेम्परेरी चेंजेस की वजह से हो जाता है और धीरे धीरे जल्दी करेक्ट भी हो जाता है। एक होता है फंडामेंटल, जिस देश की बहुत लंबे समय से स्थिति खराब चल रही है वहाँ पे फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उसके कुछ प्रकार हैं। अब देखते हैं रीजंस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्या आता है, उनको कुछ और कॉजेज़ को हम देखने की यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो कुछ कॉजेज़ होते हैं डिसइक्विलिब्रियम की, उनमें एक होता है नेचुरल कॉजेज़, नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि जब बाढ़, अकाल वगैरह इस तरह की चीज़ें किसी देश में आ जाती हैं तो वहाँ पे चीज़ों की कमी आ जाती है, उसकी वजह से वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो नुकसान, डिज़ास्टर्स होते हैं, ये तो किसी कंट्रोल में नहीं होते, इनसे भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। फिर है ह्यूज डेवलपमेंट प्लान्स, एक बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से जो विकासशील देश हैं उनमें अक्सर डिसइक्विलिब्रियम देखा जाता है। जब कोई भी देश बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, कैपिटल प्रोजेक्ट्स करता है, सोशल ओवरहेड के लिए काम करता है, बड़ी बड़ी ब्रिजेज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसके लिए बहुत कैपिटल इक्विपमेंट मंगाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। और क्योंकि अभी उनका जो डेवलपमेंट है उसमें टाइम लगेगा, गेस्टेशन पीरियड लंबा होगा, तब वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या है, जब जैसे कि मैंने आपको सेकुलर वाले में बताया था कि जो डेवलपमेंट प्लान्स बड़े बड़े होते हैं, जो विदेशों से फंडिंग होती है, इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और बड़ी तेज़ी से इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम होने लग जाता है। इसकी डेट फाइनेंसिंग के लिए भी डिसइक्विलिब्रियम होने लग जाता है कि पहले तो आप लोन लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बाद में उसका ब्याज वगैरह भी भरना पड़ता है, जिसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं ये बड़ा कारण रहते हैं। फिर है हाई ग्रोथ इन इम्पोर्ट्स, किसी भी देश में इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं तो डिसइक्विलिब्रियम आने लग जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लोगों को ज़्यादा विदेशी सामान अच्छा लगता है, महंगाई ज़्यादा होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मंगाना ही पड़ता है प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें मिलती नहीं हैं किसी देश में, उनकी उपलब्धता कम है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज़ वीक हैं। तो बाहर से जब आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करने लग जाते हैं किसी भी कारण से, तो ये डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। इसके अलावा स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाती, कई बार नीतियाँ भी इस तरह की होती हैं कि निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, तो वो उनमें फ्लॉ होता है, उनमें कमियां रहती हैं, तो एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाता। एक बड़ा कारण इसका रह जाता है प्रोटेक्शनिज़म, जब हम विदेशों में सामान वगैरह बेचें तो काफ़ी देश उन पर कर लगाते हैं, कोटा वगैरह करके उनको रोकने का प्रयास करते हैं।
खास करके विकासशील देशों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि विकसित देश हमारे साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट होने में बड़ी दिक्कत आती है। कई बार स्टैंडर्ड्स का, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का नाम लेके भी हमारे प्रोडक्ट्स को रोक दिया जाता है। इसके अलावा कई कारण हो जाते हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंस की कमी होती है, इंश्योरेंस वगैरह भी हमें कम मिलता है, हमारे एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव नहीं होते, हमारा सामान इस प्रकार का नहीं होता कि हम कंपटीशन का सामना कर पाएँ। इस प्रकार के भिन्न भिन्न कारणों से हमारे जो निर्यातों को ज़्यादा शक्ति नहीं मिलती और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इम्पोर्ट्स तो ज़्यादा हो रहे हैं, आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि बड़ा कारण डिसइक्विलिब्रियम का यहीं पे हो गया। अब उसके बाद है इन्फ्लेशन, महंगाई। जब महंगाई किसी देश में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उसके कारण उस देश के प्रोडक्ट्स तो महंगे हो जाते हैं, इसलिए विदेशी जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से आने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए, कारण ये था हमारे प्रोडक्ट्स तो महंगे थे, वहाँ से बहुत सस्ता सामान डंप करने लग गए। तो महंगाई कारण की वजह से भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ना, तब जो और ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए विदेशों में टिक नहीं पाते और हम बाहर से मंगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन का भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की शर्तें, ये भी हमारे प्रतिकूल ही रहती है, खासकर विकासशील देशों के। तो ये भी बड़ा कारण रहता है डिसइक्विलिब्रियम का। फिर है डिक्लाइन इन फॉरेन नीड। अब मैं इसको ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि अब हमारे देश या विकासशील देश बहुत सारे जो हैं अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह गए, अपने खुद के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा निर्भर रह गए। लेकिन फिर भी पुराने समय की बात है, छोटे देशों के संबंध में देखें तो फॉरेन एड बहुत कई देशों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वहाँ पर भी कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की, यानी कि राजनीतिक कारणों की। इसके अंदर आते हैं किसी भी देश में अगर राजनीतिक अस्थिरता है तो वहाँ पे कोई निवेश करने को तैयार नहीं है, वहाँ से पूंजी बाहर चली जाती है, कैपिटल आउटफ्लोज होने लग जाते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे हर किसी को डर लगता है बिज़नेस करने से, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आने लग जाती है। इसके अलावा मान लीजिए पॉलिटिकल फैक्टर में एक चीज़ आती है कि ख़राब नीतियाँ होती हैं, ख़राब नीतियों की वजह से भी यहाँ पर समस्याएँ पैदा होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर बिगड़ जाते हैं तो दूसरे देश हैं वो भी आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, कई बार आप पे सैंक्शंस लगा देते हैं, जिसका आर्थिक कारण नहीं होता लेकिन राजनीतिक कारण होता है, उससे भी आपका डिसइक्विलिब्रियम बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश ने कोई ऐसी की बात की, जैसे हमने एक बार एटम बम एक्सप्लोजन किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद भी हम पे सैंक्शन लगे, तो कई बार सैंक्शंस की वजह से भी जो है भुगतान संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, वो है वॉर, युद्ध। जो निरंतर युद्धों में लिप्त रहते हैं देश, उनके सामने बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि युद्ध के समय एक तो आपकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, और दूसरा क्या नाम है, जब आप बहुत ज़्यादा सामान आर्म्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आप पे बड़ी बर्डन होती है। जिन देशों के संबंध दूसरे देशों से ख़राब रहते हैं, या जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, जैसे भारत हो गया, चाइना के साथ भी समस्या, पाकिस्तान की समस्या, कई देशों की मिलिट्री स्पेंडिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, उन देशों के लिए भी ये समस्या बनी रहती है, क्योंकि मिलिट्री स्पेंडिंग की वजह से उन पर बहुत बोझ पड़ता है। तो ये जो राजनीतिक कारण हैं, युद्ध वगैरह हो गया, आपकी अस्थिरता रहती है, इनके कारण भी आप पे दोहरी मार पड़ती है। फिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट होता है। बहुत ज़्यादा आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपकी खुद के जो है ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो आप एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, इसके अलावा आपको इम्पोर्ट ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण होता है। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, इसको आप एक तरह का सामाजिक कारण कह सकते हैं, आर्थिक कारण नहीं है। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा अपना सामान भी आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक शौक रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन रहता है इंपोर्टेड गुड्स का, यानी कि विदेशी वस्तुएं ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है, तो विदेशी वस्तुएं लोग सिर्फ इसीलिए मंगाते हैं, इसीलिए इंपोर्ट करते हैं कि दिखा सकें कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट बड़ा कारण बन जाता है। खासकर कि जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं, रिच वर्ग के लोग हैं, वो इस तरीके से बहुत सारा सामान विदेशों से ख़रीदते हैं जो वो भारत से भी खरीद सकते हैं। इसके कारण भी जो आपका जो डिसिप्लिन होता है। तो मेन बात यहाँ पे आप देखनी है कि इंपोर्ट्स, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सामान मंगाते हैं विदेशों से, किसी भी कारण से मंगाएं, वो भी एक कारण रहता है, चाहे विकास के लिए मंगाएं, चाहे जनता की मांग ज़्यादा बढ़ गई, चाहे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, उनके कारण हमारा डिसिप्लिन बढ़ जाता है। दूसरा, हम बाहर सामान कम भेज पाते हैं, चाहे हमारे कंपटीशन लेवल कम है, हमारा सामान बढ़िया नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार की रोकें लगी हुई हैं, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे नहीं है, ये एक कारण रहता है। इसके अलावा फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ़्लो है, यानी कि हमारे देश में कितना विदेशी निवेश हो रहा है, कितना कैपिटल हमारे देश में आ रहा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी अच्छी है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश में, खास करके एफडीआई में, तो वो लंबे समय में हमारा जो फंडामेंटल डिसिक्विलिब्रियम है उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो हमारा जो
अगर हमको डिसइक्विलिब्रियम देखना है कि किस किन कारणों से होता है, तो उसके मूल कारणों में आप ये समझ सकते हैं कि विकास की कमी जब देश में हो तो उसके कारण से ये सब स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और विकास करने के लिए फिर से डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। यानी कि जब हम विकास के राह पर तेज़ी से बढ़ते हैं तब हम सामान ज़्यादा मंगाना पड़ता है, और क्योंकि हमारे विकास की स्थिति ऐसी नहीं होती इसलिए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक प्रकार का चक्र है जिसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम रहता है। इसको तोड़ने के लिए कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, वो उपाय हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।